Hello friends, myself Ombir Dhankad from Government College Broad. आज हम एयर बसेस के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हिंदी में इसको वायु राशि के नाम से जानते हैं या वायु राशियां कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वायु राशि होती क्या है। जब तक हमारे दिमाग में यही नहीं होगा कि वायु राशि है क्या चीज, तो कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, आगे का हमें पता नहीं चल पाएगा कि आखिरकार ये चीज क्या है। देखिए, वायु राशि की डेफिनेशन या वायु राशि को समझने के लिए दो तीन पॉइंटों को हम क्लियर करेंगे। और एक बात है तापमान और आर्द्रता। दूसरी बात है अक्षीय रूप से समानता, अर्थात दो विपरीत गुणों वाली वायु राशि, दो विपरीत गुणों वाली जो वायु राशियां एक दूसरे के पास आती है। तो तापमान और आर्द्रता संबंधी जो उनके गुण है, जो तापमान और आर्द्रता संबंधी उनके गुण है, वो अक्षीय रूप से अगर इक्वल होते हैं तो एयर मासेस का रूप धारण धीरे धीरे वायु राशि आपस में कर लेती है। मैं इसको अगर साधारण शब्दों में डिफाइन करूं तो कहूंगा कि वायु की एक सघन राशि जो तापमान और आर्द्रता के लक्षण अक्षीय दिशा में एक जैसे रखती हो। वायु की सघन राशि, वायु की हमारे पास एक सघन राशि होनी चाहिए जो तापमान एवं आर्द्रता संबंधी अक्षीय रूप से समान गुण अपने पास रखती हो, वायु राशि कहलाती है। बहुत साधारण शब्दों में इसको हम कहते हैं। अगर आगे बात करें तो इसकी कुछ विशेषताएं हम करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशन समझने के बाद विशेषताओं की बात करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि वायु राशि बहुत बड़ी साइज में हो सकती है, वो किसी महाद्वीप के बड़े भाग के बराबर भी हो सकती है। दोनों रूप से बोले तो हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी हम वायु राशि का अध्ययन करेंगे। हॉरिजॉन्टल को देखा जाए तो मैं आपको बता रहा हूं महाद्वीप के बड़े भाग या किसी बहुत विस्तृत भाग पृथ्वी के किसी बड़े हिस्से के ऊपर समा सकती है। इसी प्रकार से जब हम हॉरिजॉन्टल बात करते हैं तो पूरे सौरमंडल में विस्तृत हो सकती है। आपको पता है कि सौरमंडल का जो हाइट रहेगा वो अलग अलग रहेगा। मैंने आपको बताया था कि भूमध्य रेखा पे संवहनीय धाराओं के कारण सौरमंडल की हाइट काफी ऊपर तक चली जाती है और ध्रुवों पे उसकी हाइट 8 किलोमीटर तक ही रहती है। ऐसा हमारे बीच बात हुई थी। आपको पता है वायु राशि की जो विभिन्न परतें होती हैं उनमें तापमान और आर्द्रता संबंधित गुण बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं वायु राशियों का महत्व। जब हम महत्व की बात करेंगे तो एक बात तो जरूर ये श्योर रहेगी कि आपको पता है वायु राशियों के मिलन स्थल के ऊपर वातावरण का निर्माण होता है। मैं आपको बहुत बार ये बात बताया कि अलग अलग वायु राशि जब मिलती है विपरीत गुणों वाली तो एक दूसरे में बहुत आसानी से समाती नहीं है और एक फ्लेक्सिबल भाग उनके बीच में बन जाता है जिसको हम वातागर कहते हैं। अगर वातागर बनेगा और वायु राशि के मिलन से मौसम में भी बदलाव आप लोग नोट करोगे, या कि मौसम को प्रभावित करती है आपकी वायु राशियां, क्योंकि आपको पता है कि जैसी वायु राशि जिस स्थान पे पहुंचेगी उसी के हिसाब से वहां का मौसम भी डिफाइन हो जाएगा और मौसम भी बदलाव लेता रहेगा। अब वायु राशियों की प्रकृति की बात करते हैं। एक हमने विशेषता करी, एक हमने परिभाषा करी। सबसे पहले हमने परिभाषा करी। अगर आप ऐसे पॉइंट याद रखते हैं तो आपको लिखने में आसानी हो जाती है कि हमें कौन कौन से मेन हेडिंग हमारे दिमाग में रहेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन या परिभाषा के रूप में कुछ लिखते हैं, उसके बाद में उसकी विशेषता, उसके बाद में उसका महत्व और अब उसकी प्रकृति की बात हम करते हैं। देखिए, प्रकृति का मतलब है उसका स्वभाव कैसा है। तो कोई भी वायु राशि दो प्रकार के स्वभाव ली होती है अपने अंदर, या तो वो गर्म होती है या वो ठंडी होती है। अब गर्म वायु राशि किसे कहते हैं और ठंडी वायु राशि किसे कहते हैं? जब कोई वायु राशि, किसी वायु राशि का तापमान उस क्षेत्र के तापमान की अपेक्षा जिस पर वह स्थिर है या वहां का संचरण कर रही हो कम हो। देखिए मेरी बात सुनिएगा, मान लीजिए एक वायु राशि है, उसका टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वो ऐसे टेम्परेचर वाली ऐसी जगह पे प्रवाह कर रही है, ऐसी जगह पे चल रही है जहां का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। मान लो 16, 17, 18, 20 कितना भी हो सकता है। तो इसका मतलब वो वायु राशि कैसी रहेगी? ठंडी वायु राशि रहेगी, क्योंकि उस वायु राशि का खुद का टेम्परेचर कम है अपेक्षाकृत उस स्थान के। तो ऐसी वायु राशि ठंडी वायु राशि। अब इसका वाइस वर्सा या उल्टा करते हैं, गर्म वायु राशि वह वायु राशि होती है जब किसी वायु राशि का खुद का तापमान जिस क्षेत्र पर वह फ्लो कर रही है, संचरण कर रही है या बह रही है, चल रही है, तो उस वायु राशि के टेम्परेचर से अगर वायु राशि का टेम्परेचर कम ज्यादा है उस स्थान की तुलना में, तो वो गर्म वायु राशि कहलाएगी।
अब आप साधारण शब्दों में समझ सकते हैं कि जो वायु राशि ध्रुवीय क्षेत्रों से, दोनों साइड के ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की तरफ आएगी वो ठंडी वायु राशि कहलाएगी, और जो वायु राशि भूमध्य रेखा क्षेत्रों से बाहर की तरफ निकल के जाएगी, बाहर की तरफ मतलब उच्च अक्षांशों की तरफ यानी कि ध्रुवों की तरफ जाएगी, तो ऐसी वायु राशि हमेशा गर्म वायु राशि कहलाएगी। क्लियर है? अब वायु राशियों के वर्गीकरण की बात करते हैं, इसके बाद में हम वर्गीकरण करेंगे इसका। तो बहुत सारे आदमियों ने वायु राशियों का वर्गीकरण किया हुआ है, और वर्गीकरण में हम पढ़ते हैं पिवार्था का वर्गीकरण। पिवार्था मूर्ति का जो वर्गीकरण हमारे सामने है उसमें उन्होंने 3 प्रकार लिए हैं। एक है, पिवार्था ने 3 बातें करी हैं उद्गम स्थान के आधार पर, उद्गम स्थान या क्षेत्र एक ही बात है, उद्गम स्थान के आधार पर। चलिए पहले इसी को डिसाइड कर लेते हैं कि उद्गम स्थान के आधार पे वो कह रहे हैं कि वायु राशि 2 प्रकार की हो सकती है। एक वायु राशि उष्णकटिबंध में हो सकती है, उष्णकटिबंधीय, और जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल, टी। ये टी जो मेरे यहाँ लिखा हुआ है ये यहीं से निकल के आया है, उष्णकटिबंध या ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल उष्णकटिबंध या ट्रॉपिकल किसी वायु राशि का रहेगा। दूसरा जो रहेगा और वो रहेगा आपका ध्रुवीय। ध्रुवीय का मतलब होगा पोलर, पी। ये जो पी निकल के आया है ये यहीं से निकल के आया है, इसको हम कहते हैं पोलर। यानी कि देखो पहले मैं आपको बता रहा था वायु राशि 2 ही प्रकार की हो सकती है, उद्गम स्थान उसका 2 ही होगा, या तो ठंडे क्षेत्रों से आएगी या फिर वो गर्म क्षेत्रों से आएगी। तो गर्म क्षेत्रों से आएगी तो हमने उसको कहा टी ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय, अगर ठंडे क्षेत्रों से आएगी ध्रुवीय, पी पोलर। ये इन्होंने कहा उद्गम स्थान के आधार पे, जो इनकी मेन हेडिंग थी, और उसके बाद में ये इनकी सब हेडिंग थी। क्लियर है ना? दूसरी बात करते हैं धरातल की प्रकृति के आधार पे। अब भाई धरातल कैसा है, धरातल की प्रकृति यानी धरातल का स्वभाव कैसा है, इसके आधार पे हम बात करते हैं। तो ये 2 प्रकार के हो सकता है, साधारण सी बात है, या तो धरातल महाद्वीपीय होगा या महासागरीय होगा, या तो जमीनी भाग होगा, स्थल होगा या जल होगा। तो ठीक है, देखो या तो महाद्वीपीय, या तो महाद्वीपीय, या फिर भाई होगा महासागरीय। अच्छा मजे की बात ये है, या ध्यान, अच्छा अगर महाद्वीपीय है तो उसको मैं कॉन्टिनेंटल कह दूंगा, कॉन्टिनेंट, और मैरीटाइम। समझ गए ना आप? महाद्वीपीय महासागरीय। अब यहां से सीखने की बात यह है कि भाई महाद्वीप 2 जगह पे हो सकते हैं, एक उष्णकटिबंध वाले महाद्वीप और एक ध्रुवीय वाले महाद्वीप। अगर मैं इसको देखूं, महाद्वीप को देखूं, तो मैं क्या कह दूंगा कि 2 प्रकार के महाद्वीप हो सकते हैं। कौन से? कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंट तो ये खुद ही है, ये ट्रॉपिकल हो सकता है, उष्णकटिबंध में हो सकता है, सीटी बन जाएगा, और दूसरा महाद्वीप कहां हो सकता है? पोलर में हो सकता है, यानी कि सीपी बन जाएगा। बहुत आसान बात है। अब ऐसे ही महासागर भी 2 जगह पे हो सकते हैं, अलग अलग। कौन कौन सी जगह पे हो सकते हैं? या तो भाई उष्णकटिबंध में हो सकते हैं, या फिर वो ध्रुवों पे हो सकते हैं। बहुत आसान है ये भी, एम तो दोनों में आएगा, इसमें भी एम आएगा और इसमें भी एम आएगा, क्योंकि वो तो महासागर को दिखा रहा है मैरीटाइम को। अब ये क्या बनेगा, या तो वो टी में रहेगा या फिर वो पी में रहेगा। बोलो आसान है, कोई शक नहीं है। हमें ये भी पता चल गया सीटी क्या है, सीपी क्या है, एमटी क्या है, एमपी क्या है। चारों के चारों वर्ड हमारे दिमाग में क्लियर हो गए हैं। और तीसरा इन्होंने कहा है प्रक्षेप मार्ग के आधार पर, यानी कि किस रास्ते से वो फ्लो कर रही है। देखो एक जगह से तो निकली है, वो तो हुआ उसका उद्गम स्थान। अब उद्गम स्थान के बाद उसने देखा कि कहां से निकली है, महासागरों से निकली है कि महाद्वीपों से निकली है, वो हुआ धरातल की प्रकृति। तीसरा है निकलने के बाद वो आगे बढ़ती है, उसको बोला इसने प्रक्षेप स्थान। प्रक्षेप स्थान का मतलब क्या रहेगा कि मतलब कौन से रास्ते से वो गुजर रही है। मान लो यहां से निकली और वहां जाके खत्म हुई, तो ये जो बीच का रास्ता है ना वो क्या रहेगा आपका? प्रक्षेप मार्ग रहेगा। प्रक्षेप मार्ग के आधार पर अब देखो जरा, इस पे बात बनेगी। एक इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि भाई जिस धरातल से वो वायु राशि गुजरेगी उस धरातल का वो भी इफेक्ट डालेगी और उस धरातल के सरफेस का इफेक्ट वायु राशि पर भी पड़ेगा। कैसे? समझिएगा जरा बात को। मान लीजिए ये एक वायु राशि है और ये इस धरातल से यूं फ्लो कर रही है, और ये हम मान लेते हैं कि एक गर्म वायु राशि है। ये गर्म वायु राशि है
और उस गर्म वायु राशि में पूरी जो परतें हैं वो गर्म है, लेकिन वो ठंडे धरातल से गुजर रही है। इसका मतलब वायु राशि कहां से जा रही है? उष्ण कटिबंध से लेकर वायु राशि ध्रुवों की तरफ जा रही है। गर्म वायु राशि है, ठंडे स्थानों की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब तो हम यही कहेंगे कि उष्ण कटिबंधीय वायु राशि है। क्लियर है ना बात? ठीक है। अगर ये बात है कि उष्ण कटिबंध से एक वायु राशि ध्रुवों की तरफ जा रही है, तो क्या होगा? सरफेस ठंडा होगा नीचे का सरफेस अगर ठंडा होगा तो एक बात क्लियर रहेगी कि वायु राशि की जो निचली परतें हैं सरफेस के साथ टच होके वो भी ठंडी हो जाएगी। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, और एक समझने का पॉइंट यह आया कि नीचे कम टेम्परेचर, नीचे की परतें ठंडी और ऊपर ज्यादा टेम्परेचर। और आपको मैंने बताया था कि ये दशाएं जो होती हैं ये तापमान के व्युत्क्रमण की दिशाएं होती हैं, जो कि बहुत कम कंडीशन में और किसी स्पेशल कंडीशन में ही ऐसा होता है। तापमान व्युत्क्रमण आपके लिए एक नया हुआ है, ठीक है ना? और ये कब आएगा? जब एक वायु राशि उष्ण कटिबंध से ध्रुवों की तरफ जाएगी तो नीचे के गुण अपने में समा लेगी और नीचे की परतें ठंडी और ऊपर की परतें क्या हो जाएंगी? गर्म हो जाएंगी। ठीक है। अब अगर ऐसा होता है तो आप उसको क्या कहोगे? उसको आप कौन सी वायु राशि बोलोगे? वारम तो हम W से दिखाएंगे, क्योंकि अपेक्षाकृत गर्म वायु राशि ठंडे स्थान पे जा रही है। क्लियर हो गया ना ये बात? अब इसका वॉइस वर्षा करते हैं। मान लीजिए अगर कोई वायु राशि ध्रुवीय क्षेत्रों से आए। अच्छा, एक बात और सुनो इसमें जरा, इसमें एक पॉइंट और रखते हैं। ऐसे स्थान पे जब तापमान के व्युत्क्रमण होता है तो वर्षा नहीं होती है कभी भी, क्योंकि वर्षा की कंडीशन ही नहीं है कि नीचे ठंडी वायु राशि और ऊपर गर्म वायु राशि, ये कंडीशन वर्षा नहीं लेके आएगी। अब इसको उल्टा करते हैं। मानो कोई ध्रुवीय वायु राशि भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है, तो ठंडी वायु राशि है और अपेक्षाकृत गर्म धरातल पर चल रही है। इधर से मानो कोई आएगी तो ये तो गर्म की तरफ बढ़ रही है, और गर्म की तरफ बढ़ रही है तो नीचे की परतें कैसी हो जाएंगी? उसकी नीचे की परतें हो जाएंगी गर्म और ऊपर उसके क्या रहेगा? ठंडा। अब ऐसी वायु राशि में वायु क्या करेगी? पहली बात तो उसको हमने किससे दिखाया? के यानी कि कॉल्ड यानी कि कोल्ड। एक तो बात ये करेगी वो ठंडी वायु राशि है। अब उसमें कंडीशन देखिए क्या बन रही है? गर्म वायु नीचे है, ऊपर ठंडी वायु है। गर्म वायु हल्के होकर ऊपर उठने की कोशिश करेगी और यही सेम कंडीशन हमारी वर्षा वाली कंडीशन होती है, यानी कि इसमें रेनफॉल होने की संभावना हो जाती है। समझ रहे हो ना? ये पॉइंट रहेगा। तो ये मैंने आपको बताया प्रक्षेप मानक के आधार पे। इसका एक बात और सुनिएगा, जो कि यांत्रिक गतिक परिवर्तन होता है, यांत्रिक रूपांतरण। इसमें मैं आपको बताता हूं यांत्रिक रूपांतरण क्या होता है। इसमें क्षेत्र का और वायु राशि का गति का कोई संबंध नहीं है कि वो कौन से स्थान पे बह रही है, कौन से स्थान से आ रही है, कहां जा रही है, वो संबंध नहीं है। ये रूपांतरण जो होता है ये चक्रवातों और प्रति चक्रवातों से संबंधित है। आपको पता है चक्रवात और प्रति चक्रवात, जब हम ये बात करेंगे तो यू नो वेरी वेल दैट कि चक्रवात में क्या होता है? अनस्टेबल हवाएं होती हैं, अस्थिर हवाएं होती हैं। निम्न वायु दाब की तरफ हवाएं बहुत तेजी से बाहर से अंदर की तरफ दौड़ के चली आती हैं, आती है ना? तो उसमें क्या होगा कि एक तो रेनफॉल कंडीशन हो जाएगी और हवा में अस्थिरता आ जाएगी, यानी कि प्रचंड रूप से हवा तेज गति से बहेगी। तो उसको हमने दिखाया है अनस्टेबल। क्लियर है ना? और इसका विपरीत देखिए, प्रति चक्रवाती कंडीशन में मौसम शांत रहेगा, सुहाना रहेगा, हवा में स्थिरता आएगी, तो वो क्या रहेगा? आपका स्टेबल। अब ये वर्ड आप समझिए, सी से कॉन्टिनेंट, एम से मैरीटाइम, टी से पोलर, टी से ट्रॉपिकल। ये मैंने इधर लिख दिए चारों के चारों, हम इसको भी एक्सप्लेन कर लेंगे। और के डब्ल्यू एम यू एस का मतलब भी आप समझ गए हैं। के का मतलब कोल्ड यानी कोल्ड यानी ठंडा, डब्ल्यू वार्म, यू से अनस्टेबल, एस से स्टेबल। आइए इसको डिस्कस करते हैं। एक मैप को हम बनाते हैं अक्सर जब वायु राशियों का चैप्टर करते हैं तो, और उसमें हम कंडीशन इसकी देखेंगे सारी की सारी कि किस प्रकार से ये जो मैप है ये आपका तैयार होता है। इन्हीं सब चीजों को यूज करते हुए सबसे पहले मान लीजिएगा मैं लिखता हूं सीपी और उसके साथ में इसमें लिखा है एमपी। अब हर एक बच्चे को ये पता है, क्लियर पता है कि सीपी का क्या मतलब है और एमपी का क्या मतलब है। ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है जो इस सीपी को नहीं जानता और एमपी को नहीं जानता। यू नो वेरी वेल दैट ये कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है और पी से पोलर है। अगर ऐसा है तो सीपी के भी दो भाग हो सकते हैं, एक सीपी के हो सकता है और एक सीपी
ये बात भी आसान है। अब सबको पता है कि CPK का क्या मतलब है, CPW का क्या मतलब है। क्लियर है ना बात। अब इसके भी दो हो सकते हैं, CPKU हो सकता है, CPKS हो सकता है। सेम ऐसे ही इसके भी दो भाग हो सकते हैं, CPWU हो सकता है, CPWS हो सकता है। क्लियर है ना। तो इसका मतलब इस प्रकार से हम इस डायग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार इधर और देख लीजिएगा, फिर इस डायग्राम को खुद समझिएगा और इसको एक्सप्लेन करिएगा। MPK हो सकता है, MPW हो सकता है। ऐसे ही आगे अगर मैं बात करूं तो MPKU हो सकता है और MPKS हो सकता है। क्लियर है। इसी प्रकार के इसके दो भी हो सकते हैं, MPWU हो सकता है, MPWS हो सकता है। और आप ये CT और MT के साथ भी ये डायग्राम बना सकते हैं बिना किसी झिझक के और बिना किसी समस्या के। CPK, CPW और इसी प्रकार से इसके दो CPKS, CPKU सेबल स्टेबल आगे कर सकते हैं इस डायग्राम को कंप्लीट। तो वायु राशियों के ये जो क्षेत्र है इनको हमने आज पढ़ा है और देखा है कि वायु राशि, पहली बात वायु राशि की परिभाषा सबसे पहले हमने डिस्कस किया, वायु राशि होती क्या है। फिर उसके बाद में हमने अलग अलग इसके पॉइंट देखे कि वायु राशियों की विशेषता क्या है, वायु राशियों का घनत्व क्या है और वायु राशियों के प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है उसका। उसके बाद में हमने इसको डिस्कस किया कि टिवारथा ने इसका वर्गीकरण जो किया है उसके आधार पर ये जो विभिन्न वर्ण निकल के आए इनकी फुल फॉर्म देखी हमने और साथ में ये भी देखा कि ये किस प्रकार से काम करते हैं और किस प्रकार से वायु राशियां आपकी क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। थैंक यू। उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है ये आपको वायु राशियों का कंसेप्ट समझने में और क्लियर करने में पूरी मदद करेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू। वायु राशियों के बाद में हम लोग वातागर पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वायु राशि और वातागर एक दूसरे से कोरिलेटेड, या मैं कहता हूं इनका रिलेशन डायरेक्ट होता है। किस प्रकार से, देखिए फ्रेंड्स का मतलब होता है हिंदी में इसको हम वातागर बोलते हैं। अब आपको पहले ये बात पता है कि वायु राशियों के मिलन स्थल से ही वातागर बनते हैं। अच्छा, कौन सी वायु राशियों के मिलन स्थल से वातागर बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिएगा जरा, मैं आपको बताता हूं। जब दो विपरीत गुणों वाले, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि विपरीत गुण होने चाहिए, और वो विपरीत गुण किसके होने चाहिए, दो चीजों के, और वो दो चीज है तापमान और आर्द्रता। यानी कि जब दो विपरीत गुणों में कोई लैस है, पूरी तरह से दो विपरीत गुणों से लैस, एक गर्म वायु राशि है उसकी आर्द्रता कुछ अलग है, एक ठंडी वायु राशि है उसकी आर्द्रता कुछ अलग है, जब वो एक दूसरे के समीप आती है, इस दौरान आपको ध्यान रखना है। मैं आपको दो वर्ड बता, अपसरण और अभिसरण, ये वर्ड बहुत काम आते हैं वातागर में और वायु राशि के चैप्टर में। अपसरण का मतलब होता है वायु राशियों का एक दूसरे से दूर जाना, और अभिसरण का मतलब होता है एक दूसरे के समीप आना। वातागरों का निर्माण तभी होगा जब दो विपरीत गुणों वाली वायु राशि एक दूसरे के पास आती है। पास आएंगे तो इसका मतलब वो क्या होगा, अभिसरण का प्रयोग होगा। इसलिए अब आप वातागर की डेफिनेशन अगर आप करोगे तो आप ये कहोगे, दो विपरीत गुणों वाली वायु राशि जो तापमान और आर्द्रता की अलग अलग दशाएं अपने अंदर मौजूद किए बैठी है, जब एक दूसरे के पास आती है, यहां से पॉइंट बनता है, जब एक दूसरे के पास आती है तो उनकी विभिन्नता उनको आपस में मिलने नहीं देती है। किस चीज की विविधता, तापमान और आर्द्रता की जो विविधता है वो एक दूसरे में उनको मर्ज नहीं होने देती है, बल्कि वो अलग से अपना स्टेबल बनाने की प्रयास करते हैं। तो उनके बीच में जो संक्रमण क्षेत्र बनता है, उन दोनों के बीच में, दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है वही क्षेत्र वातागर कहलाता है। इस वातागर वाले क्षेत्र के लिए आप डिफाइन कर सकते हो कि मैं साधारण शब्दों में कहूं तो दो परस्पर विरोधी वायु राशियों के मध्य निर्मित ढालू सीमा। अब ये ढालू सीमा जो है ना, इसको हम स्लोप बोलते हैं। स्लोप का मतलब होता है ढाल, और ढाल का मतलब होता है कि ये जो सीमा है ये बिल्कुल फिक्स नहीं है। ये देखिए मैंने जिस हिसाब से बनाई इस हिसाब से, आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल बीच में है। इसका मतलब ये कुछ कोण के साथ पृथ्वी के साथ झुकाव लिए हुए होती है, समझ रहे हो ना। क्योंकि क्या होता है कि दोनों वायु राशियां अपना प्रभाव डालती रहती हैं, जोर लगाती हैं, दोनों एक दूसरे में मिलने का कोशिश करती हैं,
तो उस क्षेत्र दौरान के बीच में ये अलग प्रेशर डालते हैं, अलग प्रेशर डालती है, तो सीमा जो है वो ढलवा बन जाती है, बीच में गैप हो जाता है जो कि लहरनुमा होता है। इसीलिए वातावरण को हमेशा लहरनुमा या लहरदार की श्रेणी में ही रखा जाता है, ठीक है ना। तो ढलवा सीमा का मतलब यहाँ पे रहेगा कि जो इनके बीच में चित्र बनेगा वो आपका एक कोण के साथ अलग होगा। अब आप बात सुनिएगा, इसकी जब हम विशेषता करेंगे, वातावरण की विशेषता को डिस्कस करेंगे, तो आपके दिमाग में एक बात जरूर क्लियर होनी चाहिए। कई बार स्टूडेंट सोचता है कि कोई पतली सी सीमा होगी, मैं कहता हूँ ये पतली सीमा नहीं है, ये बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर फैली हुई सीमा है, और इसका विस्तार कहता है कि 5 से 80 किलोमीटर के दायरे में भी हो सकता है, यानी कि काफी बड़े क्षेत्र के ऊपर ये वातागर फैलते हैं। और वातागर अगर किसी बड़े क्षेत्र के ऊपर फैलते हैं तो इसका मतलब वहां के क्षेत्र पर वो अपना प्रभाव जरूर डालेंगे। एक बात, इसकी और विशेषताओं की अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता है इनकी जो गति रहेगी वो लगभग 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इनकी गति रहती है, यानी कि वातागर गतिशील होते हैं। अब कभी भी आप ये नहीं सोच के खड़े हो सकते कि ये एक ही जगह पर स्टेबल रहेंगे, यानी कि स्टेबल नहीं रहते, अनस्टेबल होते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, और इनकी जो स्पीड होगी वो 50 से 80 किलोमीटर तक होगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ना सिर्फ ये गतिशील हॉरिजॉन्टल होते हैं, हॉरिजॉन्टल तो होते ही होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, बल्कि ये वर्टिकल रूप से भी गतिशील होते हैं। जैसे इसका क्या मतलब समझे, यानी कि ऊपर की तरफ भी इनका विस्तार होता रहता है, साइड में तो बढ़ते ही हैं, साथ के साथ ऊपर की तरफ भी लोग जाते रहते हैं। अगर दूसरी बात करूं तो वातागर न तो बिल्कुल सीधे होते हैं, बल्कि तो धरातल के साथ कुछ कोण के ऊपर उड़े हुए होते हैं। एक पॉइंट यहाँ बहुत ध्यान देने योग्य है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण भूमध्य रेखा पे इनका जो मुड़ाव है वो बहुत कम होता है, और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ हम जाते जाते हैं वातावरणों का जो स्लोप है या ढाल है वो बढ़ता जाता है, ठीक है ना। ये पॉइंट क्लियर होने के बाद मैं आपको बताता हूं कि वातागर कितने प्रकार के होते हैं, और उन 4 प्रकार के जो वातागर हैं उनकी विशेषताएं हम करते हैं, अलग अलग वातागर और उनकी सबकी विशेषताएं। देखिए वातागर के 4 प्रकार हुए, एक उष्ण वातागर है, एक शीत वातागर है, एक है अधिविशिष्ट वातागर, अधिविशिष्ट अधिविशिष्ट वातागर, और नंबर 4 है आपका अक्षितिज या समानांतर वातागर जिसको हम कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं इस वातागर के, इसको हम लोग स्थायी वातागर के नाम से भी जानते हैं, मैं बताऊंगा आपको अक्षितिज क्यों कहते हैं इसको और स्थायी क्यों कहते हैं, इसी का रूप रहेगा स्थायी भी, दोनों एक ही बात है। पहले आप उष्ण वातागर और शीत वातागर को समझिएगा। देखिए हम नंबर 1 पे बात करते हैं उष्ण वातागर की। उष्ण वातागर जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस टाइम पे जो वायु राशि उष्ण थी, गर्म जिसका तापमान ज्यादा था, वो वाली वायु राशि ज्यादा एक्टिव होके शीत वायु राशि की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो वायु राशि हल्की होने के कारण धीरे धीरे क्या करती है, ऊपर उठने लगती है, और ऊपर उठती है तो इसका मतलब ये हुआ कि शीत वायु को वो नीचे की तरफ धकेलती है। नेचुरल प्रोसेस है, उष्ण वायु राशि का टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण वो हल्की होकर हमेशा ऊपर ही उठती है, और शीत वायु को वो क्या करती है, नीचे की तरफ दिखाती है। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि ये वातागर हमेशा दाएं से बाएं तरफ चलते हैं, दाएं से बाएं तरफ चलेंगे, और इनके जो एंगल की बात रहेगी, यानी इनका जो ढाल रहेगा वो आपका 1:100 से लगभग ऐसा माना जाता है कि 1:400 तक पहुंच जाता है। ये 3 बातें आप ध्यान रखिए, एक तो उष्ण वायु ज्यादा आक्रामक है, वो शीत से टकराती है, ऊपर उठती है, एक बात। दूसरी बात आप रखोगे हमेशा दाएं से बाएं चलते हैं। तीसरी बात आप रखोगे इनका ढाल कितना है, और ये आपका हो जाएगा उष्ण वातागर। इसके बाद में हम बात करें शीत वातागर की, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो गया, शीत वायु राशि क्या होगी, इस बार ज्यादा आक्रामक होगी, और वो क्या करेगी, शीत वायु राशि वो नीचे आने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि वो भारी है, और भारी है तो वो नीचे आएगी, और नीचे आएगी तो वो हल्की वायु राशि उष्ण वायु राशि को क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठाएगी। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, यानी कि शीत वायु नीचे और उष्ण वायु जो है वो आपकी ऊपर की तरफ जाती है। इसका जो ढाल रहेगा वो 1:25 से लगभग 1:100 तक हो जाएगा। ये ढाल ज्यादा है, इसका मतलब आप समझोगे कि शीत वायु राशि का जो ढाल है वो ज्यादा है उष्ण की तुलना में।
अब बहुत खास एक वातागर है और वो वातागर है अधिविशिष्ट वातागर, यानी कि नंबर 3 का जो वातागर है अधिविशिष्ट भी कह सकते हैं इसको हम। और वो वातागर क्या करता है, जब उष्ण और शीत वायु राशि, ध्यान से सुनिएगा, जब उष्ण और शीत वायु राशि एक दूसरे से टकराती हैं और एक दूसरे पे जोर लगाती हैं, तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जब उनका धरातल से संपर्क टूट जाता है और वो धरातल को छोड़ देते हैं। ये बात बहुत जरूरी है, जब दोनों वायु राशि आक्रमक होकर धरातल को छोड़ देती है ना, तो उस स्थान पे हम क्या कहते हैं कि वो जो वातागर बनना वो कहलाता है आपका अधिविशिष्ट वातागर। और नंबर 4 का जो वातागर है वो अक्षितिज वातागर, स्थायी वातागर, कुछ भी कहिए आप इसको, समानांतर भी कह देते हैं, पैरेलल भी कह देते हैं। उसका मतलब ये है कि जब दो वायु राशियां एक दूसरे के समीप से, एक गर्म है और एक ठंडी है, मान लो ये गर्म है और ये ठंडी है, या तो उसको यूं कह लो या फिर उसको यूं कह लो कि ये गर्म वायु राशि है और ये ठंडी वायु राशि है। ये तो हॉरिजॉन्टल में ना दिखा के मैं इसको वर्टिकल में ही दिखा रहा हूं, इसलिए इसको समानांतर या अक्षितिज कहते हैं। जब एक दूसरे के पास से निकल जाते हैं और किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं कर पाती है, बहुत कम चांसेस हैं ऐसे, लेकिन जब वो वायु राशियां एक दूसरे के पास से पैरेलल निकल जाती है तो ऐसा वातागर हमेशा स्थायी वातागर होता है, उसमें किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती है। अब दो लास्ट में इस टॉपिक के बस दो बातें सुन लीजिएगा, एक रहेगा उष्ण वातागर का मौसम जैसा होता है और एक रहेगा शीत वातागर का मौसम कैसा होता है, यानी कि दोनों का जो मौसम है उसमें क्या कंडीशन होती है स्पेशल। तो उष्ण वातागर के मौसम में आप समझिएगा कि उष्ण वायु आक्रमण होने के कारण ऊपर उठ रही है, हल्की हो रही है, तो वो मेघ बनाएगी। और कौन से मेघ बनाएगी, वो पक्षाभ मेघ बनाएगी, पक्षाभचक्री मेघ बनाएगी। और उसके बाद में वो वर्षाकालीन जो मेघ है उनका निर्माण करेगी, अर्थात उष्ण वातागर में बारिश होने की संभावना रहेगी। शीत वातागर में इसके विपरीत कंडीशन होगी, वायु ठंडी होकर नीचे की तरफ आ रही है, जो ऐसी कंडीशन है जिनमें बारिश नहीं होती। तो आज इन्हीं बातों के साथ में वायु राशि और वातागर का जो चैप्टर था, जो आपके तीसरी एमडी यूनिवर्सिटी के तीसरी यूनिट का पहला जो टॉपिक था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि वायु राशि क्या होती है, क्या विशेषताएं हैं, क्या वर्गीकरण है, वातागर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो इन्हीं बातों के साथ एक बार दोबारा मैं वातागर और वायु राशि के इस चैप्टर के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं।